तो दोस्तों, ज़रा सोचो, एक वीकेंड ट्रिप, एक पुराना कैबिन और एक किताब जो कागज़ से नहीं, इंसान की चमड़ी से बनी। बस इतना ही काफ़ी था एक नाइटमेयर को शुरू करने के लिए, जो आज डेकेड्स बाद भी ख़त्म नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं इविल डेड यूनिवर्स, एक कैबिन से शुरू होकर एक सिटी के अपार्टमेंट, और इस फ्रेंचाइजी का नया चैप्टर इविल डेड 1 थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। लेकिन इससे पहले चलिए चलते हैं जहाँ ये सब शुरू हुआ था। साल 1981। 5 दोस्त, एक गाड़ी और एक रास्ता जो टेनेसी के घने जंगल से होता हुआ अंदर खोता जा रहा। ऐश विलियम्स, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, ऐश की बहन शर्ली और उनके दोस्त स्कॉट और शेली। बस एक नॉर्मल वीकेंड ट्रिप, थोड़ी मस्ती, थोड़ा चल। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि जो जंगल इन्हें अपनी तरफ बुला रहा है वो उन्हें वापस जाने ही नहीं देगा। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक टूटे पुराने पुल को तोड़ती हुई आगे निकल जाती है, जैसे उन्हें कोई वॉर्न कर रहा है। पर जब तक इंसान को डर समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये लोग इस पल को भुला देते हैं और सीधा बढ़ जाते हैं उस कैबिन की तरफ, और जहां उनका इंतजार कुछ और ही कर रहा होता है। कैबिन के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा। टेबल पर मिलता है एक पुराना टेप रिकॉर्डर और उसके पास एक किताब। नाम है नेटुरो डे मोंटो। असल में ये है नेक्रोनोमिकॉन, बुक ऑफ द डेड। सबको लगता है ये बस एक अजीब सा सोवेनियर है, लेकिन स्कॉट क्यूरियोसिटी में उस टेप को प्ले कर देता है और यही एक गलती उससे हो जाती है। टेप में गूंजती है एक प्रोफेसर की आवाज, जो बताता है कि उसने इस किताब के एंशिएंट सिंबल्स मंत्र जोर जोर से पढ़े थे, और जैसे ही वो मंत्र दोबारा रूम में गूंजते हैं, बाहर जंगल में कुछ हिलता है, कुछ जो सदियों से सो रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं होता किस एक गलती ने उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया है जिसे अब बंद करना नामुमकिन है। रात को चैर्ली को एक सपना आता है जिसमें जंगल के पेड़ उस पर अटैक करते हैं। सपना इतना रियल होता है कि सुबह उठकर उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में हुआ था या नहीं, लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है ये सपना नहीं था। जब सपने में शर्ली पर अटैक हुआ था तो उसके अंदर वही एंशिएंट इविल दाखिल हो गया था। ये सीन उस वक्त का इतना शॉकिंग था कि लोग इसे मुश्किल से देख पाए थे, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत डरावना था। क्योंकि ये सिर्फ हॉरर नहीं था, ये कुछ और ही लेवल का डर था। जब शर्ली वापस कैबिन आती है तो उसका बिहेवियर पूरा बदल चुका होता है। आंखें सफेद पड़ जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है और वो सबको वार्न करती है, हम सब यहाँ से मरेंगे। ऐश और उसके दोस्त उसे समझाते हैं शायद उसको कोई बुरा सपना आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। शर्ली पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी होती है। मजबूरी में उन्हें उसे तहखाने में लॉक करना पड़ता है। अब जो शुरू होता है उसमें रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहले शर्ली की आंखों में वही सफेद खाली चमक आती है, फिर स्कॉट जो अभी तक सब कुछ मजाक समझ रहा था खुद पोजेशन का शिकार बन जाता है। ऐश चारों तरफ देखता है, खून, चिल्लाहट और अजीब आवाजें, और समझ नहीं पाता अपने दोस्तों को बचाए या खुद को। लेकिन सबसे टूटने वाला पल तब आता है जब उसकी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा उसके सामने एक डीमन में बदल जाती है। अब ऐश के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, अपने हाथों से उस इंसान को खत्म करना जिससे वो प्यार करता था, क्योंकि जो उसके सामने खड़ा है वो लिंडा नहीं है, सिर्फ उसकी तबाही की भूखी परछाई है। मूवी का क्लाइमेक्स बहुत इंटेंस है, जहां ऐश अकेला रह जाता है इन डिमोनिक फोर्सेस के अगेंस्ट। वो किसी तरह किताब को जला देता है, जिससे इविल फोर्सेस थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। एक लंबी खूनी लड़ाई के बाद सुबह हो जाती है, सारी डिमोनिक एंटिटीज जमीन में वापस धस जाती हैं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। ऐश जिंदा बच जाता है, लेकिन बिल्कुल तबाह हो चुका होता है, मेंटली और इमोशनली। मूवी का आखिरी शॉट, कैमरा एक अननोन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐश की तरफ बढ़ता है। फिल्मकार सीधे तौर पर कुछ नहीं बताते, लेकिन ये शॉट इतना काफी था ये सजेस्ट करने के लिए कि शायद ये अभी खत्म नहीं हुआ है। यही रोमांचक सीन था जिसने सीक्वल का रास्ता खोला। अब आगे बढ़ते हैं इसी फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी की तरफ। 1987। कैबिन का दरवाजा फिर से खुलता है, जैसे वो इविल कभी सो ही नहीं पाया। ये सीक्वल स्टोरी को थोड़ा नए तरीके से रिलेट करता है। इस बार सिर्फ ऐश और लिंडा जंगल में जाते हैं, वही टेप रिकॉर्डर, वही एंशिएंट, और एक पल के अंदर वही पुराना नाइटमेयर दोबारा जिंदा हो जाता है। लिंडा पोजेस हो जाती है, ऐश को मजबूरन उसे खत्म करना पड़ता है, जैसे पहली मूवी में हुआ था। लेकिन इस बार मूवी का टोन थोड़ा बदल जाता है। यहाँ हॉरर के साथ
एक डार्क कॉमेडी का भी तड़का मिलता है। ऐश अकेला कैबिन में लड़ता है अपने आप से, अपनी डिमोनिक रिफ्लेक्शन से, और एक सीन में उसका हाथ ही पोजेस हो जाता है जो खुद उस पर अटैक करने लगता है। ऐश उस हाथ को चेनसो से काट देता है और वहीं से बनता है उसका आइकॉनिक लुक। एक हाथ की जगह चेनसो, दूसरे में शॉटगन। कैबिन अभी भी खाली नहीं रहता। प्रोफेसर रेमंड कनोबे की बेटी वहां पहुंचती है अपने पिता की रिसर्च को ढूंढने, और साथ आता है एड और एक लोकल गाइड जेक अपनी गर्लफ्रेंड बॉबी जॉय के साथ। इन्हें जल्दी ही पता चलता है एक चौंकाने वाला सच। ये प्रोफेसर कनोबे ही था जिसने नेक्रोनोमिकॉन के पेजेस को ट्रांसलेट किया था, और यही गलती थी जिसने सारा खून खराबा शुरू करवाया। एक बार फिर कैबिन खून से रंग जाता है। सबसे दर्दनाक पल एनी के लिए तब आता है जब उसे अपने पिता का सामना खुद करना पड़ता है, ना एक इंसान की तरह बल्कि एक डीमन की तरह। क्लाइमेक्स में ऐश को पता चलता है नेक्रोनोमिकॉन में ही रास्ता लिखा है जिससे ये इविल खत्म हो सकता है। एनी किताब के सही पेजेस पढ़ती है और एक पोर्टल खोल देती है जो कैबिन को दूसरे डायमेंशन में कनेक्ट कर देता है। इसी पोर्टल की वजह से ऐश टाइम ट्रेवल करके एक मिडिलेवल दुनिया में पहुंच जाता है जहां नाइट्स और एशियंट वॉरियर्स रहते हैं। ये ट्विस्ट अगली मूवी का फाउंडेशन बनता है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अब चलते हैं अपनी इसी फ्रेंचाइजी की अगली मूवी की तरफ। 1992। ऐश अब एक मिड लेवल किंगडम में है। उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि लोग उसे एक डीमन समझते हैं, लेकिन जल्दी ही ऐश अपनी चेनसो और शॉटगन से खुद को प्रूव करता है और एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बन जाता है। यहाँ ऐश का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, ओवर कॉन्फिडेंट, फनी लेकिन कैपेबल फाइटर जो अपनी सिचुएशन का मजाक भी उड़ाता है और उसे डील भी करता है। ऐश को पता चलता है अगर वो सही तरीके से नेक्रोनोमिकॉन से सही शब्द बोले तो वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है, लेकिन जब वो मंत्र बोलता है एक छोटी सी गलती हो जाती है और इसी गलती की वजह से डेटीज यानी डेमोनिक अनडेड वॉरियर्स इस दुनिया में वापस आ जाते हैं। ये गलती ही मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है, क्योंकि अब ऐश को ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि पूरे किंगडम को भी डेटीज से बचाना है। एक मैसिव वॉर होती है, स्केलेटन वॉरियर्स, कैटापुल्ट्स, मेडलेवन वेपन्स। ऐश अपने स्मार्ट टैक्टिक्स और मॉडर्न नॉलेज की वजह से ये जंग जीत जाता है। अंत में वो नेक्रोनोमिकॉन को सही तरीके से यूज करता है, वापस अपनी दुनिया में रिटर्न करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मूवी का ओरिजिनल एंडिंग थोड़ा अलग है जिसमें ऐश पोशन पीकर वापस अपने जमाने में आता है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो बहुत ज्यादा सो जाता है और एक तबाह डिस्ट्रॉयड फ्यूचर में पहुंच जाता है। ये एंडिंग टेस्ट ऑडियंस को ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए थिएट्रिकल रिलीज में एक ज्यादा अच्छा और एक सिंपल कॉमिक एंडिंग रखा गया जिसमें ऐश नॉर्मल दुनिया में वापस आता है, अपने स्टोर में काम करते हुए एक डेटीज से सामना करता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब चलते हैं अपनी इसी फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट मूवी पर। 2013 एक रिबूट कहानी को एक नए तरीके से रिलेट करती है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट वही रहता है। इस बार कहानी शुरू होती है डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड नैटेली, उसके दोस्त एरिक और ओलिविया के साथ। ये लोग अपने बचपन के कैबिन में आते हैं अपनी बहन मिया की ड्रग एडिक्शन को छुड़वाने के लिए। मिया अपने एडिक्शन से बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। फैमिली उसे इस कैबिन में इसलिए लाई होती है ताकि वो कोल्ड टर्की डिटॉक्स कर सके। कैबिन में पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बुरी स्मेल आने लगती है जो उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाती है। वहां मिलती हैं बहुत सारी डेड कैट्स और वही पुरानी किताब, इस बार कांटे वाली वायर से बंधी और उसमें साफ वार्निंग लिखी होती है, इस किताब को ना खोलना। लेकिन एरिक क्यूरियोसिटी के चलते कुछ पेजेस पढ़ लेता है और वहीं से एक बार फिर वही एंशिएंट इविल जाग जाता है। यहाँ मूवी एक खतरनाक खेल खेलती है अपने दिमाग के साथ। पोजेशन के सिम्टम्स इतनी क्लेवरली ड्रग विड्रॉल जैसे दिखाए गए हैं कि खुद फैमिली भी कंफ्यूज हो जाती है। क्या मिया सच में किसी चीज के पोजेशन में है या बस अपनी एडिक्शन से लड़ रही है? यही कंफ्यूजन हॉरर को और खतरनाक बना देता है, क्योंकि जब तक सच समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है मिया का पोजेशन क्लियर होता जाता है और वहां से ये इविल धीरे धीरे पूरा ग्रुप कवर करता है। एक के बाद एक सब किसी न किसी तरीके से पोजेशन की चपेट में आते हैं। मूवी अपने एक्सट्रीमली ग्राफिक और ब्रूटल गोर के लिए जानी जाती है, जिसमें कई डिस्टर्बिंग और पेनफुल सीक्वेंस शामिल है। क्लाइमेक्स में डेविड को पता चलता है कि अपनी बहन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे जला देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना या उसे जिंदा दफना देना, जैसे किताब में लिखा होता है। ये एक बहुत इमोशनल डिसीजन है जो डेविड को लेना पड़ता है अपनी खुद की बहन के साथ। फाइनल बैटल में मिया भी अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ दिखाती है और अंत में इविल एंटिटी को खत्म कर देती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है, अपने भाई डेविड की जान। डेविड खुद को कुर्बान कर देता है अपनी बहन को बचाने के लिए।
अंत में मिया अकेली बचती है, लहूलुहान लेकिन जिंदा। और जब वो गाड़ी की तरफ जाती है, अचानक ऊपर से चेनसो गिरती है। ये डायरेक्ट ट्रिब्यूट है फ्रेंचाइजी के रिबूट को, यानी ओरिजिनल ऐश के चेनसो हैंड को। ये सडल लेकिन पावरफुल कनेक्शन है जिसने फैंस को बहुत खुश कर दिया था, और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अब चलते हैं इसी फ्रेंचाइजी की अगली मूवी की तरफ। 2023। अब तक जितनी भी इविल डेड मूवी आई थी उनमें डर आता था जंगल से, लेकिन इस बार डर आता है घर के अंदर से। कहानी शुरू होती है बेथ से, जो अपनी बहन एली से मिलने आती है एक पुरानी घिसी पिटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जहां एली अकेली अपने 3 बच्चों को संभाल रही है अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद। सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक फैमिली, एक घर, एक वीकेंड, जब तक जमीन अचानक कांपने नहीं लगती। एक अर्थक्वेक बिल्डिंग के नीचे एक छुपा हुआ वोल्ट खोल देता है, और क्यूरियोसिटी में सबसे छोटा बेटा डैनी उस अंधेरे में उतर जाता है। वहाँ उसके हाथ लगती है वही पुरानी किताब, इस बार एक नए और अजीब डिजाइन है, और कुछ वाइनल रिकॉर्ड्स जिनमें वही सदियों पुराना मंत्र दफन है। डैनी को नहीं पता कि एक बटन दबाते ही वो अपनी माँ को उनके सबसे बड़े खतरे में बदल देगा। डैनी उन रिकॉर्ड्स को सुनता है, और एक बार फिर से वही इविल फोर्स जाग जाती है। इस बार ये एंटिटी इली को टारगेट करती है, जो अपनी माँ होने के रोल में होती है। इस मूवी का सबसे यूनिक और डिस्टर्बिंग एंगल यही है, यहाँ पोजेस एंटिटी खुद बच्चों की माँ है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करने की बजाय उनका सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली अनसेटलिंग है, क्योंकि हम देखते हैं कैसे एक माँ का प्यार ही एक हॉरर में बदल जाता है। इली पोजेस होने के बाद अपने बच्चों का पीछा करती है पूरी बिल्डिंग में। एक फेमस और बहुत ही इंटेंस सीन है जिसमें इली एलिवेटर शाफ्ट के थ्रू अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करती है। बेथ, जो खुद प्रेग्नेंट होती है, अपनी बहन के बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, इली का पोजेस्ड फॉर्म और भी भयानक होता जाता है, और बिल्डिंग के दूसरे रेजिडेंट्स भी इस केओस के अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं, और ये अब सिर्फ एक फैमिली का नहीं, पूरी बिल्डिंग का नाइटमेयर बन जाता है। क्लाइमेक्स में बेथ और बच्चे डेस्परेटली अपनी जान बचाने के लिए फाइट करते हैं। एक इंटेंस आमना सामना होता है, जहाँ बच्चों को अपनी खुद की माँ के अगेंस्ट लड़ना पड़ता है, जो इमोशनली बहुत हार्ड है उनके लिए। बेथ अपनी प्रेगनेंसी के बावजूद इनक्रेडिबली करेज दिखाती है, और अंत में पोजेस्ड इली को खत्म कर देती है एक वुड चॉपर में डालकर। एक एक्सट्रीमली ब्रूटल और सेटिस्फाइंग किल सीन। मूवी के एंड में बेथ और बच्चे किसी तरह बचते हैं, तबाह, घायल लेकिन जिंदा। फाइनल सीन में बेथ अपनी प्रेगनेंसी रखने का डिसीजन लेती है, जो मूवी के स्टार्टिंग में उसके लिए कंफ्यूजिंग था। एक छोटा सा इमोशनल क्लोजर इस इंटेंस जर्नी के बाद। और जैसे ट्रेडिशन रही है फ्रेंचाइजी में, एंड क्रेडिट से पहले एक छोटा सा ईस्टर एग भी मिलता है फैंस के लिए, एक ट्रीट। यही थी अब तक आई इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज, लेकिन 10 जुलाई 2026 को न्यू चैप्टर आ चुका है, इविल डेड बर्न। ये कोई सीधा सीक्वल नहीं है, बल्कि नया स्टैंडअलोन चैप्टर है, जो इविल डेड 2013 और इविल डेड राइज 2023 की दुनिया में सेट है। अगर आपको न्यू चैप्टर पर भी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करें इविल डेड बर्न। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। और इस फ्रेंचाइज की एक सीरीज भी है जिसका नाम है ऐश वर्सेस इविल डेड, लेकिन मूवी में जो डर और मजा है वो सीरीज में नहीं है। तो दोस्तों, यही थी पूरी इविल डेड फ्रेंचाइजी की कहानी। एक कैबिन से शुरू होकर एक मॉडर्न रिबूट से गुजरती हुई एक सिटी अपार्टमेंट तक पहुंचती है। हर मूवी ने अपने तरीके से हॉरर जॉनर में कुछ नया ऐड किया, चाहे वो प्रैक्टिकली इफेक्ट हो, डार्क कॉमेडी हो, या फिर रो डिस्टर्बिंग गोर। ये फ्रेंचाइजी एक प्रूफ है कि कैसे एक सिंपल आइडिया, एक कैबिन, एक किताब और एक एंशिएंट इविल डेकेड्स तक ऑडियंस को डरा सकता है और एंटरटेन कर सकता है। इविल डेड बर्न के साथ ये नाइटमेयर अब एक नए रूप में वापस आ चुकी है, और जैसे इस फ्रेंचाइज की हिस्ट्री बताती है, ये यहीं खत्म नहीं होगा। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन और मूवी रिकैप पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।